डर की दास्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यहां आपको सुनने को मिलती हैं भूतिया कहानियां, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। वह बारिश सिर्फ पानी नहीं बरसा रही थी, बल्कि डर बरसा रही थी। हवा के साथ सनसनाती, पेड़ों से टकराती, एक ऐसी आवाज जो रूह को कंपा देती थी। हमारी कार का एक्सीडेंट तो एक छोटी सी घटना थी। असली मुसीबत तो तब शुरू हुई जब हमने उस जगह को देखा जहां हमारी कार ने जाने के लिए मना कर दिया था। अरे यार, अब क्या करें? मेरा दोस्त राहुल स्टीयरिंग व्हील पर सिर पटकते हुए बोला। उसकी आंखों में थकान और डर साफ झलक रहा था और मैं, अर्जुन, खिड़की से बाहर देख रहा था। घना जंगल, अंधेरा और बारिश। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने हमें निगलने का फैसला कर लिया हो। कोई और विकल्प नहीं है राहुल, हमें पैदल चलना होगा। शायद कोई गांव या घर मिल जाए। हम कार से निकले। बारिश की बूंदें चेहरे पर चुभ रही थीं, जैसे कोई छोटे छोटे पत्थर मार रहा हो। टॉर्च की रोशनी में हमने खुद को आगे बढ़ाया। कुछ देर चलने के बाद अचानक राहुल ने चीख मारी। देखो! उसने एक पुराने, जंग लगे साइन बोर्ड की ओर इशारा किया। टॉर्च की रोशनी में वह शब्द उभर कर आया। जंगल का होटल। होटल? इस घने जंगल में? मैंने हैरानी से कहा। चलो, कम से कम आज रात के लिए तो सहारा मिल जाएगा, राहुल ने कहा। हम उस ओर बढ़े। कुछ ही मिनटों में एक विशाल 3 मंजिला इमारत हमारे सामने थी। यह विक्टोरियन शैली में बनी हुई थी, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब थी। लकड़ी के शटर टूटे हुए थे, दीवारों पर फफूंदी जमी थी और बगीचा पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो चुका था। होटल के सामने एक बोर्ड लटक रहा था, जिस पर वेलकम टू द जंगल होटल लिखा था। लेकिन वेलकम शब्द का डबी गिर चुका था, जिससे एल कम बचा था, मानो कोई बुरा शगुन हो। हमने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला और एक बूढ़ा व्यक्ति वहां खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और खोई हुई थीं, जैसे किसी गहरे कुएं की तलहटी में डूबी हों। उसने हमें देखा और बिना कुछ कहे अंदर आने का इशारा किया। अंदर का वातावरण और भी डरावना था। लॉबी में एक पुराना चंदन का काउंटर था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। हवा में महकने वाली अगरबत्ती की खुशबू नहीं, बल्कि सड़े हुए लकड़ी और गीले कपड़ों की दुर्गंध थी। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लटके हुए थे, लेकिन उनमें खींचे गए लोगों की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे हमें देख रही हों। कमरा चाहिए? बूढ़े ने अपनी भारी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में कोई जीवंतता नहीं थी, जैसे कोई रिकॉर्ड बज रहा हो। हाँ, 2 कमरे, मैंने कहा। सिर्फ एक कमरा खाली है, उसने जवाब दिया। नंबर 3, तीसरी मंजिल। हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने कमरा ले लिया। कुंजी लेते समय मेरा हाथ उस बूढ़े के हाथ से छू गया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे किसी मुर्दे का हाथ हो। हम सीढ़ियों से ऊपर गए। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं, मानो हमारे वजन से टूट जाएंगी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर हमने कमरा 309 ढूंढा। कमरा बड़ा था, लेकिन उम्रदराज। एक बड़ा सा बेड, एक अलमारी और एक शीशे वाली खिड़की जो बाहर के अंधेरे जंगल की ओर खुलती थी। क्या तुम्हें यह जगह अजीब नहीं लग रही? राहुल ने पूछा, अपना बैग जमीन पर रखते हुए। लग रही है, लेकिन क्या करें? बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, मैंने जवाब दिया। हमने सोने का फैसला किया। लेटते ही नींद आ गई, लेकिन वह नींद लंबी नहीं चली। आधी रात को मैं एक अजीब आवाज से जाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। धीमे लेकिन लगातार कदमों की आवाज। मैंने राहुल को जगाया। सुन रहा है? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वह भी सुनने लगा। आवाज करीब आ रही थी। अब वह हमारे कमरे के बाहर के कॉरिडोर में थी। फिर अचानक आवाज रुक गई। कुछ देर खामोशी रही और फिर दरवाजे की कुंडी हिलने की आवाज आई। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। राहुल डर से कांपने लगा। मैंने टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। मैंने झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खाली, अंधेरा कॉरिडोर था। शायद हवा का झोंका था, मैंने राहुल से कहा, खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने वाला था, मेरी नजर कॉरिडोर के अंत में खड़ी एक छाया पर पड़ी। वह एक लंबी, पतली आकृति थी,
जो दूर खड़ी हमें देख रही थी। फिर वह गायब हो गई। मैंने दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। हम दोबारा सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार नींद नहीं आई। कमरे का वातावरण बदल गया था। हवा और भी भारी लग रही थी और एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी अलमारी से एक आवाज आई, एक हल्की सी खरोंच की आवाज। राहुल ने मेरी ओर देखा। हम दोनों चुप हो गए। फिर वह आवाज फिर आई, इस बार जोर से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने हिम्मत करके अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ पुराने कोट और कंबल थे। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने वाला था, एक कोट हिला और फिर अचानक अलमारी के पीछे से एक हाथ निकला और मेरी कलाई पकड़ ली। वह हाथ सफेद और बर्फ जैसा ठंडा था। उस पर नीले नसों के निशान थे। मैं चीखा और हाथ छुड़ा लिया। राहुल ने भी यह सब देख लिया था। हम दोनों कमरे से भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था, जबकि हमने इसे अंदर से नहीं लगाया था। यह क्या हो रहा है? राहुल चिल्लाया। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी बाथरूम से पानी के बहने की आवाज आई। हमने बाथरूम का दरवाजा खोला। वहां शीशे पर कुछ लिखा हुआ था, यहां मत रुको। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। हमने खिड़की से बाहर कूदने का विचार किया, लेकिन तीसरी मंजिल से कूदना आत्महत्या के समान था। तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। फिर अचानक खटखटाहट रुक गई और दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा अंदर सरक आया। मैंने वह कागज उठाया। उस पर लिखा था, मैं मदद कर सकता हूं, रूम 301, जल्दी आओ। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार वह आसानी से खुल गया। कॉरिडोर खाली था। हम 308 की ओर भागे। दरवाजा बंद था। हमने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और एक युवक वहां खड़ा था। वह लगभग हमारी उम्र का था, लेकिन उसके चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। अंदर आओ जल्दी, उसने कहा। हम अंदर दाखिल हुए। उसने दरवाजा बंद कर दिया। तुम लोग यहां क्यों आए? उसने पूछा। यह होटल नहीं है। क्या मतलब? मैंने पूछा। यह जगह बुरी आत्माओं का अड्डा है, उसने कहा। मैं यहां का केयर टेकर हूं, लेकिन असल में मैं यहां फंस गया हूं। वह बूढ़ा, वह मालिक नहीं है। वह तो सिर्फ एक और आत्मा है जो यहां फंसी हुई है। राहुल की सांसें तेज हो गईं। हमें यहां से निकलना है। निकलना आसान नहीं है, युवक बोला। यह होटल लोगों को अपनी ओर खींचता है, खासकर बारिश की रातों में। यह उनकी ऊर्जा से जीवित रहता है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। विक्रम, उसने जवाब दिया। मैं यहां 2 हफ्ते से फंसा हूं। मैंने देखा है कि कैसे यह होटल लोगों को निगल जाता है। विक्रम ने बताया कि इस होटल का असली नाम वेलकम टू दी जंगल होटल नहीं, बल्कि वेलकम टू दी जंगल ऑफ सोल्स था। समय के साथ सोल्स शब्द गिर गया था। यह जगह एक शक्तिशाली तांत्रिक ने बनवाई थी, जो आत्माओं को फंसाकर उनकी ऊर्जा से अमर होना चाहता था। लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई और अब यह होटल अपने आप ही काम कर रहा था, लोगों को लुभाकर और उनकी आत्माओं को फंसाकर। हमें क्या करना चाहिए? राहुल ने पूछा। सुबह होने से पहले हमें बाहर निकलना होगा, विक्रम ने कहा। लेकिन इसके लिए हमें होटल के दिल तक जाना होगा, जहां तांत्रिक की डायरी रखी हुई है। उसे नष्ट करना होगा। हमने हां में सिर हिलाया। विक्रम ने हमें कुछ ताबीज दिए जो उसने बनाए थे। यह तुम्हें आत्माओं से कुछ सुरक्षा देंगे। हम तीनों कमरे से बाहर निकले। कॉरिडोर में अब और भी अंधेरा था और हवा और भी ठंडी। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे। ग्राउंड फ्लोर पर लॉबी वैसी ही थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। बूढ़ा गायब था। विक्रम ने हमें एक छोटे से दरवाजे की ओर ले गया जो लॉबी के पीछे था। वह दरवाजा बेसमेंट में जाता था। सीढ़ियां नीचे उतरते ही बदबू और बढ़ गई। बेसमेंट में हवा में नमी थी और दीवारों से पानी टपक रहा था। अंत में हम एक लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचे। विक्रम ने उसे खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था,
जिसके बीच में एक चबूतरा बना हुआ था। उस पर एक पुरानी किताब रखी थी, तांत्रिक की डायरी। यही है, विक्रम ने कहा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से ताला लग गया। हम फंस गए थे। हमने सोचा कि तुम हमें धोखा दे रहे हो, एक परिचित आवाज बोली। हमने मुड़कर देखा। वह बूढ़ा वहां खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तुम सब समझदार हो, बूढ़ा बोला, लेकिन अब तुम यहीं के हो। विक्रम ने हमारे सामने कदम रखा। नहीं, इस बार नहीं, बूढ़ा हंसा। तुम क्या कर सकते हो? तुम तो एक कमजोर इंसान हो। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने अपना ताबीज उठाया और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। बूढ़ा चीखा और पीछे हट गया। तुम्हें रोकना है, ये हमारी जगह है। नहीं, यह तुम्हारी जगह नहीं है, विक्रम ने कहा। तुम्हें मुक्त होना होगा। उसने डायरी उठाई और उसे जलाने की कोशिश की। लेकिन तभी कमरे में और आत्माएं प्रकट होने लगीं। वे दीवारों से निकल रही थीं, छत से उतर रही थीं। सभी के चेहरे पर पीड़ा और गुस्सा था। हमें जल्दी करना होगा, राहुल चिल्लाया। मैंने अपना लाइटर निकाला और डायरी में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन हवा ने आग बुझा दी। बूढ़ा अब और बड़ा होता जा रहा था। उसके हाथ लंबे हो रहे थे, नाखून पंजों में बदल रहे थे। तुम हमें नहीं रोक सकते। विक्रम ने अपना खून निकाला और डायरी पर छिड़क दिया। खून की कीमत पर मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। डायरी में से एक जलती हुई रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई। आत्माएं चीखने लगीं, लेकिन इस बार उनकी चीखों में दर्द नहीं, बल्कि राहत थी। वे धीरे धीरे गायब होने लगीं। बूढ़ा भी शांत हो गया। उसकी आंखों की लाली गायब हो गई और उसके चेहरे पर शांति छा गई। धन्यवाद, उसने कहा, और फिर वह भी गायब हो गया। कमरा हिलने लगा। होटल गिर रहा है, विक्रम चिल्लाया। हमने दरवाजा तोड़ा और बाहर भागे। सीढ़ियां टूट रही थीं, दीवारें गिर रही थीं। हम लॉबी तक पहुंचे और मुख्य दरवाजे की ओर भागे। बाहर निकलते ही हमने पीछे मुड़कर देखा। होटल धुएं और धूल में लिपटा हुआ था और फिर अचानक वह जमीन में समा गया, जैसे कभी था ही नहीं। बारिश रुक चुकी थी और सुबह की पहली किरणें निकल रही थीं। हम सुरक्षित थे। विक्रम ने हमें देखा। अब मैं भी जा सकता हूं। कहां? मैंने पूछा। मुक्त, उसने कहा, और वह भी धीरे धीरे गायब हो गया। हमने महसूस किया कि विक्रम भी एक आत्मा था, जो हमें बचाने के लिए वहां रुकी हुई थी। राहुल और मैंने एक दूसरे को देखा। हम जानते थे कि इस रात का अनुभव हमें कभी नहीं भूलना है। हमने उस जगह को छोड़ दिया और कुछ ही दूरी पर हमें हमारी कार मिल गई, जो अब ठीक से चल रही थी। लेकिन जैसे ही हम कार में बैठे, रेडियो पर एक खबर आई। आज रात एक पुराने होटल के ध्वस्त होने की खबर है, जो कई सालों से खंडहर बना हुआ था। हैरानी की बात है कि उस होटल के बारे में कहा जाता था कि वहां लोग गायब हो जाते थे। हमने रेडियो बंद कर दिया। हमें पता था कि सच क्या था। और आज भी जब भी बारिश होती है, मुझे उस होटल की याद आती है और मैं एक सवाल पूछता हूं। क्या वह सचमुच ध्वस्त हो गया, या फिर कहीं और, किसी और जंगल में वह अब भी लोगों का इंतजार कर रहा है? हमें उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।